चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तुलसी को मिसकी सोने के आम। अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना। एक बार मंदराचल राज्य के राजा कौमुदी सेन की माता सख्त बीमार पड़ी। राजवैद्य ने नाड़ी निरीक्षण करने के पश्चात राजा कौमुदी सेन से कहा, महाराज, राजमाता बचेगी नहीं। ओ राजवैद्य के जाने के कुछ देर बाद ही राजमाता को कुछ होश सा आया। माँ, कुछ खाने को जी कर रहा है क्या? यह सुन राजमाता के रुदन चेहरे पर क्षीण मुस्कान आई। बेटा, इस अवस्था में मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी? फिर भी राजमाता, किसी विशेष चीज की खाने की इच्छा हो तो बताओ। बेटा, वैसे तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है, पर यदि आम खाने को मिल जाए तो मैं अभी आपके लिए आमों का प्रबंध करवाता हूँ राजमाता। लेकिन जब तक आमों का प्रबंध हुआ, वो राजमाता तो निष्प्राण पड़ी हुई है। राजमाता, अगले पल बूहू। राजकीय सम्मान के साथ राजमाता का अंतिम संस्कार किया गया। उस शाम मंत्रिमंडल के सभी मंत्री राजमाता के निधन के लिए शोक प्रकट करने राजा कौमुदी सेन के पास उसके महल में एकत्रित हुए। मरने से पहले राजमाता ने आम खाने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन जब तक आमों का प्रबंध हुआ तब तक वे चल बसी थी। मैं सोचता हूँ कि आम न मिल पाने के कारण उनकी आत्मा को बड़ा दुख पहुंचा होगा। हाँ, यह तो है महाराज। कहते हैं यदि मरने वाले की कोई इच्छा अतृप्त रह जाए तो उसकी आत्मा भटकती ही रहती है। ओ, क्या आप लोग कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिसको करने से राजमाता की आत्मा को शांति मिल सके? महाराज, इस विषय में तो उपाय कोई पंडित ही बता पाएगा। हाँ महाराज, हमारे राज्य में मार्तंड पंडित बहुत ही विद्वान पंडित हैं। आप उनसे इस विषय में जानकारी हासिल कीजिए। अगले दिन ही राजा कौमुदी सेन ने पंडित मार्तंड को राजमहल में बुलवाया। पंडित जी, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से राजमाता की आत्मा को शांति मिल सके। मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। महाराज, राजमाता की आत्मा की शांति के लिए व्यग्र हैं। इस समय जो मैं इनसे कहूँगा उसे ये सहर्ष मान लेंगे। इस अवसर का मुझे पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। सो लालच के वशीभूत पंडित मार्तंड ने राजा कौमुदी सेन से कहा, महाराज, सुन की राजमाता की आम खाने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए उनकी अतृप्त इच्छा की पूर्ति हेतु आप सोने के 10 आम बनवाकर 10 ब्राह्मणों को दान में दे दीजिए। ऐसा करना तो हमारे लिए कोई कठिन काम नहीं है। महाराज, इस उपाय को करने से निश्चय ही राजमाता की अतृप्त आत्मा को शांति मिलेगी। हम यही तो चाहते हैं। महाराज, यदि आज्ञा दे तो एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए पंडित जी, क्या कहना चाहते हैं? महाराज, मेरे 9 पुत्र हैं। यदि आप कहे तो उनके साथ में दान लेने महल में आ जाऊं। इस प्रकार आप 10 पंडितों को एकत्रित करने से बच जाएंगे। महाराज, हमें भला इसमें क्या ऐतराज हो सकता है? पंडित जी, आप कल ही अपने पुत्रों के साथ महल में आकर सोने के आमों का दान ले जाइएगा। अगले दिन पंडित मार्तंड अपने 9 पुत्रों के साथ महल में पहुंच गया। आइए पंडित जी। मार्तंड और उनके 9 पुत्रों को पहले भोजन कराया गया। तत्पश्चात सोने के आमों का दान दिया गया। महाराज को कैसे उल्लू बनाया मैंने? भला ऐसे दान से कहीं किसी अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है? उस दिन मंदराचल राज्य में सोने के आमों को दान में देने की ही चर्चा थी। कहीं ऐसे दान से किसी की आत्मा को शांति मिली है आज तक? पंडित मार्तंड ने महाराज को ठग लिया। महाराज समर्थवान हैं, वे सोने के क्या, हीरे जवाहरात जड़े आम भी दान दे सकते हैं। मंदराचल राज्य में ही उसी समय जयंत अपनी माँ से कह रहा था, माँ, मार्तंड पंडित की करतूत के बारे में कुछ सुना तूने? हाँ बेटा, पूरे राज्य भर में इसी बात की तो चर्चा हो रही है। मार्तंड पंडित ने महाराज को झांसा देकर उनसे जो सोने के आम ठगे हैं, वह पंडित ने ठीक नहीं किया है।
माँ, मैं पंडित मार्तंड को वे सोने के 10 आम पचने नहीं दूंगा। क्यों, क्या करेगा रे तू? माँ, मैं महाराज को उदाहरण देकर उन्हें उनके द्वारा की गई गलती के विषय में बताऊंगा। जयंत बेटा, मैं मानती हूँ कि तू बहुत बुद्धिमान है, पर यह मामला दूसरा है। इस मामले में तू अपनी टांग मत अड़ा, कहीं कुछ लेने के देने न पड़ जाए। नहीं माँ, नहीं। मैं और उन लोगों की बातें चुप रहकर किसी भी गलत काम को होते नहीं देख सकता हूँ। यही मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी है। मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे मन में जो बात समाई हुई है, उस बात को तू हर हाल में पूरी करके रहेगा, इसलिए अब मैं तुझे रोकूंगी भी नहीं। माँ, यही मैं चाहता हूँ, बस तू चुप यह सब कुछ होते देखती रहना। जयंत उसी समय पंडित मार्तंड के पास पहुंचा। पंडित जी, राम राम। जीते रहो बेटा, कहो कैसे आए? पंडित जी, कल मेरे स्वर्गीय पिता की निधन तिथि है। हर वर्ष मैं इस तिथि को दान दक्षिणा पंडितों को दिया करता हूँ। इस बार मैं चाहता हूँ कि आप अपने सभी पुत्रों सहित कल मेरे घर पर आकर मुझसे दान दक्षिणा ले। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगले दिन मार्तंड पंडित अपने सभी 9 पुत्रों के साथ जयंत के घर जा पहुंचा। आइए पंडित जी, भोजन तैयार है, पहले भोजन कीजिए। जयंत ने उन सभी को भोजन करवाया। पता नहीं यह जयंत क्या करने जा रहा है। आज इसके पिता की पुण्यतिथि नहीं है, फिर भी यह इन पंडितों को भोजन खिला रहा है। जब वे सब भोजन कर चुके तो जयंत पंडित मार्तंड से बोला, पंडित जी, एक एक करके मैं आपके पुत्रों को दूसरे कमरे में ले जाकर दान दक्षिणा दूंगा, और दान दक्षिणा लेकर सभी घर के पिछले द्वार से बाहर निकलते जाएंगे। पिछले द्वार से क्यों? हमारे यहाँ ऐसी रीत चली आती है पंडित जी। दान करता दान लेने वाले को अपने घर के पिछवाड़े वाले रास्ते से ही विदा किया करता है। वो बड़ी विचित्र रीत है। सबसे पहले जयंत पंडित मार्तंड के बड़े पुत्र माघो को अपने साथ ले गया। पता नहीं दान दक्षिणा में कितना धन देगा ये। जब जयंत माघो को लेकर घर के पिछवाड़े वाले एक कमरे में पहुंचा, इस कमरे में यह दहकी हुई अंगीठी क्यों रखी हुई है, और इस दहकती अंगीठी में यह लोहे की छड़ क्यों लगाई हुई है? माघो को सोच में डूबा देख जयंत ने उससे कहा, पंडित महाराज, दान लेने के लिए अपना दायां हाथ आगे कीजिए न। माघो ने तुरंत दायां हाथ आगे किया। उसके अगले ही पल जयंत ने अंगीठी में से गर्म हुई छड़ बाहर खींची और पंडित जी, यही है आपकी दान दक्षिणा। अब चुपचाप घर के इस पिछले द्वार से निकल अपने घर पहुंचने में देरी न करो, वरना मैं इस छड़ से तुम्हारा सारा शरीर दाग दूंगा। माघो सिर पर पांव रखकर वहां से भागा। एक एक करके जयंत मार्तंड पंडित के सभी पुत्रों को दूसरे कमरे में ले जाता गया और जाओ, अपनी यह दक्षिणा लेकर अपने घर चुपचाप पिछले द्वार से भाग जाओ। अंत में जब जयंत ने मार्तंड पंडित का हाथ दागा, यह क्या अनर्थ किया तूने मूर्ख, मेरा हाथ दाग दिया। फिक्र न कीजिए पंडित जी, हाथ आपका ही नहीं, आपके सभी पुत्रों के हाथ इस छड़ से दागे गए हैं। क्या तुमने मेरे पुत्रों के हाथ भी दागे हैं? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं महाराज के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। कीजिए शिकायत, मैं ऐसी शिकायतों से डरता नहीं हूं। क्रोध में उबलता जब मार्तंड पंडित अपने घर पहुंचा, तुम सब इसी समय मेरे साथ दरबार चलो, मैं जयंत की उद्दंडता की महाराज से शिकायत करूंगा। मार्तंड अपने पुत्रों को लेकर दरबार में पहुंचा। पंडित जी, यह क्या तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों के हाथों को यह क्या हुआ? कुछ न पूछिए महाराज, जयंत नाम के एक दुष्ट लड़के ने हमारा यह हाल किया है। हमें विस्तार से सारी बात बताइए पंडित जी। तब मार्तंड पंडित ने जयंत की कारगुजारी के विषय में विस्तार पूर्वक राजा कोमोदी सेन को बताया। हम जयंत को अभी दरबार में बुलवाते हैं।
कौमुदी सिंह ने एक सैनिक को आदेश दिया, जाओ इसी समय जयंत को दरबार में बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। जयंत सैनिक के साथ तुरंत दरबार में हाजिर हुआ। जयंत, तुमने पंडित मार्तंड व उनके पुत्रों के साथ यह गुस्ताखी क्यों की? महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया था सिर्फ अपने दिवंगत पिताजी की आत्मा की शांति के लिए किया था। क्या मतलब? लोहे की गर्म छड़ से ब्राह्मणों के हाथों को दागने से तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिल जाएगी? महाराज, आज से 5 वर्ष पूर्व मेरे पिता का एक लंबी बीमारी के पश्चात निधन हो गया था। उस समय वैद्य जी ने उनकी नाड़ी देखकर कहा था कि यदि गर्म छड़ों से उनका हाथ दागा जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। उस समय मैं लोहे की छड़ गर्म करने में लगा ही हुआ था कि तभी मेरे पिताजी का प्राणांत हो गया। महाराज, आपने अपनी माताजी की अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए इन पंडितों को सोने के 10 आम दान में दिए थे। इसी तरह मैंने भी अपने पिताजी का अधूरा इलाज पूर्ण करने के लिए लोहे की गर्म छड़ों से इन ब्राह्मणों को दागा था। मेरा विश्वास है कि ऐसा करने से मेरे दिवंगत पिता की आत्मा को अवश्य ही शांति मिली होगी। ओ, तो यह बात है। महाराज, शास्त्र तो राजा और रंक दोनों के लिए बराबर होता है। यदि ऐसा है तो आप पंडित जी से ही पूछ लीजिए। मेरे ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिली होगी या नहीं? क्यों पंडित जी, जैन ठीक कह रहा है क्या? जी जी महाराज। फिर आप जयंत की शिकायत लेकर हमारे पास क्यों आए हैं? इसके द्वारा जो आपको व आपके पुत्रों को दान दिया गया है उसे हर्ष स्वीकारिए। जी महाराज, इस जयंत ने अच्छा सबक सिखाया मुझे, पर अपने ही जाल में इस तरह से फंस गया हूं मैं कि कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तब मार्तंड पंडित अपने पुत्रों के साथ चुपचाप दरबार से चला गया। जयंत, क्या वास्तव में ही वैद्य ने 5 वर्ष पूर्व तुम्हारे मरते हुए पिता के लिए लोहे की छड़ों से दागने वाला उपचार बताया था? नहीं महाराज। तो फिर तुमने झूठ बोलकर मार्तंड पंडित व उसके पुत्रों के हाथ इस प्रकार क्यों दागे? क्षमा करें महाराज, ऐसा करके मैंने मार्तंड पंडित व उसके लालची पुत्रों को सबक सिखाया है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, भला सोने के आमों को दान में देकर दिवंगत आत्मा को किस प्रकार शांति मिल सकती है? मार्तंड पंडित ने मौके का फायदा उठाकर आपसे 10 सोने के आम हड़प लिए। इसलिए उन सोने के आमों की आड़ लेकर मैंने उनका व उनके बेटों का हाथ दाग कर उन्हें सबक सिखाया है। ओह महाराज, अब पंडित मार्तंड भूल कर भी किसी और के साथ लालच के वशीभूत होकर छल नहीं कर पाएंगे। हाँ, यह तो है। महाराज, राज्य के सभी लोग दबे शब्दों में पंडित मार्तंड के इस कार्य की बढ़त सुना कर रहे थे, पर किसी का भी साहस नहीं हुआ कि वह पंडित को सबक सिखा सके। जैन, तुम निस्संदेह एक निडर व बुद्धिमान युवक हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हें अपनी सेवा में ले ले। यह मेरा अहोभाग्य होगा महाराज। तब हम आज से तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। भगवान जयंत की रक्षा करना। सैनिक उसे बुलाकर दरबार में ले गया है। पता नहीं महाराज उसके साथ कैसा व्यवहार करे। तभी उसी समय जयंत ने घर में प्रवेश किया। माँ, बधाई हो। किस बात की बधाई बेटा? तेरा बेटा महाराज का विशेष सलाहकार बन गया है। क्या सच? हाँ माँ, यह सच है। अब जयंत राजा कौमुदी सेन का विशेष सलाहकार बन उन्हें राज्य के हर काम काज में सलाह देने लगा। कौमुदी सेन उसकी प्रतिभा से विशेष प्रभावित था। एक दिन महारानी मालविका, जयंत अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का युवक है। हमें उसका भविष्य अत्यंत ही उज्जवल दिखाई देता है, इसलिए हमने एक निर्णय लिया है। कैसा निर्णय महाराज? हम जयंत के साथ अपनी इकलौती पुत्री राजकुमारी तिलोत्तमा का विवाह करेंगे। लेकिन यह कैसे हो सकता है महाराज? क्यों, इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है महारानी?
महाराज यह तो आप जानते ही हैं कि मेरी अभिन्न सहेली रत्ना कौशल नरेश की पत्नी है। हाँ, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन इस समय उसका जिक्र क्यों? महाराज, उसके पुत्र राजकुमार नकुल के साथ मैं राजकुमारी तिलोत्तमा का विवाह करना चाहती थी। वो तो यह बात है। कौमुदी सेन सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद, महारानी, राजकुमारी तिलोत्तमा के लिए एक वर तुमने चुना है और दूसरा वर हमने चुना है। क्यों न दोनों प्रत्याशियों की योग्यता की परीक्षा ली जाए। परीक्षा? लेकिन किस लिए? दोनों में से जो भी उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसी के साथ हम तिलोत्तमा का विवाह कर देंगे। तब तुम शीघ्र ही राजकुमार नकुल को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुलवा लो महारानी। अच्छा महाराज। उसी दिन महारानी मालविका का पत्र कौशल देश की रानी रत्ना के नाम लेकर एक दूत मंदराचल राज्य से कौशल देश के लिए रवाना हो गया। कौशल देश पहुंचकर दूत ने वह पत्र वहां की महारानी रत्ना को दिया। प्रिय सखी रत्ना, मधुर स्मृति, मैं चाहती हूँ कि कुछ महीनों के लिए तुम्हारा पुत्र राजकुमार नकुल मंदराचल आकर मेरे पास रहे। तुम्हारी सखी महारानी मालविका, मंदराचल राज्य। दूत के साथ राजकुमार नकुल दूसरे दिन ही मंदराचल के लिए रवाना हो गया। जब वह मंदराचल पहुंचा, आओ राजकुमार नकुल। प्रणाम मौसी माँ। अब राजा कौमुदी सेन ने जयंत और नकुल को अपने पास बुलाया। मेरे ये दो पत्र लेकर तुम दोनों इसी समय प्रीत नगर के लिए रवाना हो जाओ। वहां पहुंचते ही तुम्हें अपने ये पत्र वहां के राजा प्रीत वर्मन को देने हैं। जी महाराज। दोनों ने उसी समय प्रीत नगर के लिए प्रस्थान किया। प्रीत नगर पहुंचने पर, महाराज, मैं मंदराचल राज्य से आया हूं। मेरा नाम जयंत है। मैं आपके नाम अपने महाराज का यह पत्र लेकर आया हूं। तब नकुल आगे बढ़ा। नकुल आगे बढ़ा। महाराज, मैं भी आपके नाम मंदराचल के राजा कौमुदी सेन का पत्र लाया हूं। पहले प्रीतवर्मन ने जयंत का दिया पत्र पढ़ा। राजा प्रीतवर्मन, पत्र वाहक का तुरंत वध कर दिया जाए। राजा कौमुदी सेन, मंदराचल राज्य। प्रीतवर्मन ने जब नकुल का दिया पत्र पढ़ा, वो इस पत्र में भी यही लिखा है कि पत्र वाहक का वध कर दिया जाए। क्या चक्कर है? ये दोनों देखने में सभ्य और भले आदमी लगते हैं, फिर क्यों राजा कौमुदी सेन ने ऐसे विचित्र पत्र देकर इन्हें यहाँ वध के लिए भेजा? प्रीतवर्मन उलझन में पड़ गया। उसकी उलझन देख प्रधानमंत्री नरसेन ने उससे कहा, महाराज, मेरी राय में इतनी जल्दी इन दोनों का वध करना उचित नहीं होगा। तो फिर क्या करे? दोनों को एक सप्ताह के लिए कारागार में बंद करके इनसे यह भी कह दिया जाए कि यदि ये एक सप्ताह के भीतर अपने अपने अपराध सही सही न बता पाए तो इन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार घबरा कर ये दोनों सारा भेद खोल देंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। प्रीतवर्मन ने तब जयंत व नकुल से कहा, देखो, मंदराचल के राजा कौमुदी सेन ने मुझे तुम दोनों को मार डालने के लिए पत्रों में लिखा है। निश्चय ही तुम दोनों ने ऐसा कोई गंभीर अपराध किया है जिसके कारण राजा कौमुदी सेन चाहते हैं कि तुम्हें अपने देश में मौत भी नसीब न हो। इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ मरने के लिए भेजा है। लेकिन यदि तुम लोग एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें सच सच बता दोगे तो मैं इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कुछ निर्णय लूंगा। जयंत व नकुल को कारागार में बंद कर दिया गया। यह मैं किस मुसीबत में आ फंसा। न मैं कौशल देश से मंदराचल आता, न इस झंझट में फंसता। पता नहीं यहाँ से जीवित लौट पाऊंगा भी या नहीं। दूसरी ओर जयंत सोच रहा था, लगता है महाराज कौमुदी सेन ने हम दोनों को यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से भेजा है। लेकिन वह प्रयोजन आखिर क्या हो सकता है? प्रयोजन चाहे कुछ भी रहा हो, पहले मुझे अपने बचाव के लिए कोई उपाय सोचना चाहिए। उसी समय बूहू, अरे राजकुमार नकुल इस प्रकार क्यों रोने लगे? वह उठकर नकुल के पास गया। नकुल जी, इस प्रकार क्यों रो रहे हो? रो नहीं तो और क्या करूं जयंत,
यहाँ जान के लाले पड़े हुए हैं और तुम कह रहे हो कि रो नहीं। क्या रोने से काम बन जाएगा? मेरी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं जयंत। तुम्हें कोई बचाव का उपाय सूझता हो तो बताओ। उपाय तो सूझ गया है मुझे बचाव का, पर उस उपाय में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जल्दी बताओ मुझे करना क्या होगा। देखो नकुल जी, 7 दिन बाद जब राजा प्रीतवर्मन के आदमी हमें सूली पर चढ़ाने ले चले तो उस समय तुम हट करके कहना कि पहले मुझे सूली पर चढ़ाया जाए। दूसरी ओर मैं कहूंगा कि पहले मुझे सूली पर चढ़ाया जाए। बस उस समय यही रट लगाए रखना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, पर कहीं ऐसा न हो कि वास्तव में पहले मैं ही सूली पर चढ़ा दिया जाऊं। नकुल जी घबराओ नहीं, भगवान की कृपा से हम दोनों ही सकुशल मंदराचल वापस लौटेंगे। दोनों ने 7 दिन कारागार की कोठरी में एक साथ बिताए। 8वें दिन जब उन दोनों को राजा प्रीतवर्मन के सामने लाया गया, महाराज मेरी एक विनती है, सूली पर पहले मुझे चढ़ाया जाए। नहीं महाराज, सूली पर पहले मुझे चढ़ाया जाए। नहीं, पहले मैं सूली पर चढ़ूंगा। चुप रहो, पहले मैं सूली पर चढ़ूंगा। दोनों को इस प्रकार मरने को उत्सुक देख राजा प्रीतवर्मन हैरत से भर उठा। तुम दोनों अजीब आदमी जान पड़ते हो। इस तरह मरने से तुम्हें आखिर लाभ क्या है, जिसके लिए तुम पहले मरने के लिए इतने बेचैन हो? महाराज, इसका एक गूढ़ रहस्य है। हमारे महाराज कौमुदी सेन ने जानबूझकर हमें यहाँ मरने के लिए भेजा है। देखो, यदि तुम अब भी मुझे सच सच सारा रहस्य बता दोगे तो भी मैं तुम दोनों पर दया कर सकता हूं। महाराज, लगता है सच बात जाने बिना आप मानेंगे नहीं, तो सुनिए, लेकिन एक अनुरोध है। सच जाने के बाद आप हम दोनों का वध अवश्य ही करवा दीजिएगा, इसी में आपका कल्याण है। यह तुम क्या पहेलियां सी बुझा रहे हो? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। तो सुनिए महाराज, मैं मरते समय बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए आपको सब कुछ सत्य सत्य बताता हूं। ध्यान से सुनिए। हमारे महाराज बहुत दिनों से आपके राज्य पर आंखें लगाए हुए हैं। क्या? हाँ महाराज, यह सच है, पर वे आपकी विशाल सेना के साथ युद्ध करने से डरते हैं। मंदराचल के प्रसिद्ध तांत्रिक तरल जहां ने उन्हें हाल ही में बताया था कि यदि वे अपने 2 विश्वास पात्र आदमियों को प्रीतनगर भेजकर आपके हाथों उनका वध करवा दे, ऐसा करने से युद्ध में आपकी हार होगी और तब इस राज्य पर हमारे राज्य की विजय पताका लहराएगी। हो बस महाराज, इसी उद्देश्य से हमारे महाराज ने हम जैसे अपने 2 स्वामी भक्त आदमियों को यहाँ भेजा है, ताकि आप हमारा वध करके उनके लिए विजय द्वार खोल सके। मैं तुम्हारे महाराज का सारा षड्यंत्र समझ गया हूँ, पर मैं उसे फलीभूत नहीं होने दूंगा। महाराज, ऐसा न कीजिए और शीघ्रता से हम दोनों को एक के बाद एक सूली पर चढ़ा दीजिए। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम दोनों निरपराध व्यक्तियों की हत्या का पाप अपने सिर कदापि नहीं लूंगा। राजा कौमुदी सेन का आदेश मानने को मैं बाध्य नहीं हूँ। राजा कौमुदी सेन के कहने से तुम दोनों की हत्या नहीं करूंगा। महाराज, ऐसा मत कहिए। अपने देश की बलि वेदी पर हमें बलि हो जाने दीजिए। नहीं नहीं, मेरे होते अब ऐसा नहीं होगा। निश्चय ही राजा कौमुदी सेन किसी बुरी नीयत से तुम लोगों का वध मेरे हाथों करवाना चाहता है। महाराज, आप चाहेंगे तब भी अब ऐसा नहीं हो सकेगा। क्या मतलब? महाराज, यदि हम इसी समय अपने देश वापस लौट गए तब भी आपका अहित ही होगा। उस अवस्था में आप ऋण पड़कर 5 दिन के अंदर अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ओ महाराज, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तांत्रिक तरल जहां ने तांत्रिक क्रिया का जाल ही ऐसा बिछाया है। ओ तब हम ऐसी मुसीबत से आखिर छुटकारा कैसे पाए? इसका भी एक उपाय है महाराज। आपने 7 दिनों तक हमें कठोर कारावास में रखा है, इसलिए यदि आप 7 दिनों तक हमारा राजकीय सत्कार करने के पश्चात
हमें जीवित अवस्था में अपने राज्य से विदा करेंगे। उस अवस्था में तांत्रिक तरल जहां की तांत्रिक क्रिया आपका अहित नहीं करेगी। ओ, यह तो बड़ा ही सरल उपाय है। फिर क्या था, जयंत व नकुल को राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। उनका खूब आदर सत्कार किया गया। उन दोनों के लिए विशेष तौर पर नृत्य की महफिलें आयोजित की गई। इस प्रकार अमोद प्रमोद में 7 दिन पलक झपकते बीत गए। 8वें दिन, महाराज अब आप तरल जहां की तांत्रिक क्रिया से मुक्त हुए। ओ मेरे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। महाराज अब हमें विदा कीजिए, पर हमें आजीवन इस बात का खेद रहेगा कि आपने मातृभूमि की खातिर हमें सूली पर नहीं चढ़ने दिया। जैन जाकर अपने महाराज से कहना, प्रीतनगर का स्वाधीन राजा प्रीतवर्मन राजा कौमुदी सेन के इशारों पर कभी नहीं नाचेगा। तब जयंत और नकुल वहां से चल पड़े। चलो, इन 2 देशभक्तों से जान तो छुटी। जब उन दोनों के घोड़े प्रीतनगर की सीमा से बाहर पहुंचे, जयंत एक बात बताओ, क्या तांत्रिक तरल जहां का किस्सा सत्य है? कौन तांत्रिक, कौन तरल जहां? क्या मतलब? मतलब यह कि मंदराचल में इस नाम का कोई तांत्रिक नहीं है। और फिर तुमने राजा प्रीतवर्मन से उसके विषय में झूठ क्यों बोला? झूठ नहीं बोलता तो हमारी जान कैसे बचती? ओ, तुम तो भूत चलते पुर्जे हो। जयंत, इतना सच्चा झूठ बोलने का बूता तुम जैसों के अंदर ही हो सकता है। यह सच्चा झूठ नहीं था नकुल जी, यह तुरंत बुद्धि का कमाल था। तुरंत बुद्धि का प्रयोग करके ही मैंने तुरंत फुरत यह तरल जहां का किस्सा गढ़ा था, वरना हम दोनों कब के भगवान को प्यारे हो गए होते। हाँ, यह बात तो है। तभी, अरे तुमने दूसरी दिशा की ओर अपना घोड़ा क्यों मोड़ लिया? यह दिशा मंदराचल की ओर थोड़े ही जाती है। मैं मंदराचल जा भी नहीं रहा हूं। क्या मतलब? जहां जाकर मौत के मुंह में आदमी फंस जाए, वहां कोई मूर्ख ही पुन जाना पसंद करेगा। ओ, यह बात है। महाराज कौमुदी सेन वह महारानी मालविका को मेरा प्रणाम कहना। यह कह नकुल ने अपने घोड़े को ऐड लगा दी। जब नकुल का घोड़ा उसकी दृष्टि से ओझल हो गया तो उसने भी अपना घोड़ा मंदराचल की ओर दौड़ा दिया। शीघ्र ही वह मंदराचल पहुंच गया। जब वह महल में राजा कौमुदी सिंह वह महारानी मालविका के सामने पहुंचा, जैन तुम जीवित हो? हाँ महाराज, लेकिन आपने तो मेरे व नकुल के मरने के पूरे प्रबंध कर दिए थे। नकुल कहाँ है? महारानी जी, वह राह में से ही अपने राज्य वापस लौट गए हैं। जयंत, एक बात बताओ, जब हमने पत्र में तुम्हें व नकुल को मारने की बात लिखी थी तो राजा प्रीतवर्मन ने तुम्हें व नकुल को जीवित कैसे छोड़ दिया? महाराज, अपनी बुद्धि के प्रयोग से ही मैं अपना व नकुल का बचाव कर सका हूं। तब जयंत ने विस्तार पूर्वक दोनों को सारी बात बताई। ओ, तुमने तो वास्तव में इस संकट की उस घड़ी में बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया जयंत। अब कहो महारानी जी, राजकुमारी तिलोत्तमा के लिए कौन योग्य वर है, जयंत या राजकुमार नकुल? निश्चय ही जयंत राजकुमारी तिलोत्तमा के लिए योग्य वर रहेगा महाराज। आप दोनों यह क्या कर रहे हैं? यह क्या कह रहे हैं? हाँ जयंत, तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ही हमने तुम्हें प्रीतनगर भेजा था। तुम उस परीक्षा में पास होकर लौट आए हो। तब कौमुदी सेन ने जयंत को सारी बात बताई। वो तो उस मौत के परवाने को हमारे साथ प्रीतनगर भेजने का आपका यह आशय था महाराज। और फिर खूब धूमधाम के साथ राजकुमारी तिलोत्तमा और जयंत का विवाह हो गया। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।